आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस की सबसे आखिरी वाली सीट पर मैं एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि एक तो बस में लोग कम थे, ऊपर से मौसम ठंड का था। वो भी कोई ऐसी वैसी ठंड नहीं, दिसंबर के आखिरी सप्ताह की ठंड, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। हालांकि तब शाम के 5 बज रहे थे, मगर अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। दरअसल अभी कुछ दिनों के लिए मेरे स्कूल की छुट्टी है, इसलिए छुट्टियां बिताने मैं अपने भैया के यहाँ जा रहा हूँ। मेरे भैया हमारे गांव से कोसों दूर अकालगढ़ गांव में सरकारी नौकरी करते हैं और पिछले 6-7 महीनों से मेरे भैया वहीं पर बस चुके हैं। चिट्ठी में जब मैंने भैया के पास जाने की बात लिखी थी, तब बदले में पहले तो भैया ने मुझे मना कर दिया था, ये कहकर कि अकालगढ़ गांव का माहौल अच्छा नहीं है। मगर मेरे काफ़ी जिद करने पर भैया मान गए। चिट्ठी में मैंने अपने आने की तारीख और कितने बजे वाली बस पकड़ूंगा ये भी लिख दिया था। तो भैया मुझे समय पर बस स्टॉप पर लेने आ जाएंगे। करीबन आधे घंटे के बाद ठीक शाम के 5:30 बजे मैं अकालगढ़ गांव के बस स्टॉप पर उतरा। बस से उतरते ही ठीक मेरे सामने भैया खड़े थे। मैं उनके पास गया और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोला, आपको तो यहाँ की अच्छी जानकारी हो गई भैया, एकदम सही वक्त पर आ गए आप। इस पर भैया बोले, इसमें जानकारी वाली कौन सी बात है, सबको पता है ये बस इतने बजे ही आती है, चल अब घर। जिसके बाद वहां से साइकिल रिक्शा का सहारा लेकर हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। गांव का नाम था अकालगढ़, मगर चारों तरफ इतने जंगल झाड़ थे जैसे यहाँ कभी अकाल ही ना पड़ा हो। कुछ देर के बाद रिक्शा एक बड़े से घर के सामने रुकी। वो 2 मंजिला घर काफी बड़ा था और उस घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल था। खैर भैया ने रिक्शे वाले का भाड़ा मिटाया और हम लोग घर के अंदर आ गए। उस घर को चारों तरफ से निहारते हुए मैंने भैया से कहा, ये घर तो बहुत बड़ा है, आप यहाँ अकेले रहते हैं? तो भैया बोले, अकेले नहीं, एक नौकर है, मनोज भैया नाम है उनका, वो भी यहीं रहते हैं, शायद कोई सामान लाने गए होंगे बाहर। उस घर में सब कुछ था, सारी सुविधाएं थीं, सिर्फ एक को छोड़कर उस बड़े से घर में एक भी बाथरूम नहीं था। और जब मैंने इसका कारण भैया से पूछा तो उन्होंने कहा, देख ये जो घर है ना, वो यहीं के एक आदमी का था और यहाँ के लोगों का मानना है कि बाथरूम घर में नहीं बनाते हैं। चूंकि ये मान्यता हमारे गांव में भी कुछ कुछ जगहों पर थी, इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ। तभी भैया ने कहा, तू टेंशन मत ले, घर के पीछे की तरफ चले जाना और अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मनोज भैया हैं, उनको लेकर जाना, वो कहीं दूर में खड़े रहेंगे। जिसके बाद हमने हाथ मुंह धोया। थोड़ी ही देर में मनोज भैया बाहर से कुछ सब्जियां वगैरह लेकर आए और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। रात के तकरीबन 9 बजे तक खाना बनकर तैयार हो गया। मेरे सामने जब खाना परोसा गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूं, क्योंकि खाने में बहुत सारी चीज़ें थीं। फिर मैंने पेट भर के खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद मैं और भैया एक ही कमरे में सो गए। चूँकि मैं एक लंबा चौड़ा सफ़र करके आया था, इसलिए थकान के मारे बहुत जल्द ही मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरा पेट मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। पेट दर्द कर रहा था और हल्का होने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन उस वक्त
ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुझे बिस्तर छोड़कर उठने का मन ही नहीं कर रहा था, मगर कुछ ही देर में प्रेशर इतना बढ़ गया कि मुझे ना चाहते हुए भी उठना ही पड़ा। उठकर मैंने सबसे पहले अपने बैग से टॉर्च निकाला जो मैं साथ लेकर आया था, और टॉर्च लेकर दबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकलने लगा, क्योंकि मैं खामोखा इस ठंड में भैया को नींद से उठाकर तकलीफ नहीं देना चाहता था। कमरे से बाहर निकलकर मैंने कुछ देर मन ही मन में सोचा, अभी अगर मनोज भैया को उठाने जाऊंगा तो वो उठकर ढेर सारे कपड़े टोपी वगैरह पहनेंगे, समय लगेगा। इससे अच्छा मैं अकेले ही चला जाता हूँ। वैसे भी घर के पीछे वाले जंगलों में ही तो जाना है। इतना सोचने के बाद ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं घर से बाहर निकलने लगा। तब शायद रात के 2 बज रहे थे। हालांकि जल्दबाजी में मैंने घड़ी नहीं देखा था, लेकिन बाहर का माहौल देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा था। घर से बाहर निकलते ही मैं टॉर्च जलाकर पीछे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं टॉर्च लेकर घर के पीछे की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। ठंड का आलम तो ये था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं। चलते वक्त मैं कांप रहा था। टॉर्च की रोशनी के सहारे अभी मैं आगे की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज लगातार दस्तक देने लगी। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई कुल्हाड़ी मारकर लकड़ी काट रहा हो, मगर मुझे मेरे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तो फिर ये आवाज आखिर आ कहां से रही है? एक पल के लिए मुझे थोड़ा डर लगा, मगर दूसरे ही पल मैंने किसी तरह से खुद को संभाल लिया और जंगल में एक अच्छी सी जगह देखकर बैठने जा ही रहा था कि तभी वो लकड़ी काटने की आवाज अचानक से तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे आसपास में ही कुल्हाड़ी चला रहा हो, पर कोई दिख क्यों नहीं रहा, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ऊपर से वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं उसे चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अभी मैं चारों तरफ नजर घुमाकर देख ही रहा था कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखा। मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट उस तरफ घुमाई तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वहां एक आदमी कुल्हाड़ी चलाकर एक पेड़ को काट रहा था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये इतनी रात को पेड़ क्यों काट रहा है, कहीं कोई पागल वागल तो नहीं है। यही सोचते हुए मैं चलकर उस आदमी के पास गया और उससे कुछ दूरी पर ही खड़े होकर उससे बोला, कौन है आप और इतनी रात में यहाँ पर पेड़ क्यों काट रहे हैं? मगर इस पर वो आदमी कुछ नहीं बोला, चुपचाप पेड़ काटता रहा। उस आदमी से कोई जवाब ना पाकर इससे पहले कि मैं दोबारा पूछता, वो आदमी जो पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था, उसने उस कुल्हाड़ी को एकदम से अपने गले पर चला लिया, जिससे उसका गला पूरा कट गया और सिर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। ये नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं एकदम से ठिठक कर पीछे की तरफ गिर गया। सबसे अजीब बात तो ये थी कि सिर कटने के बावजूद भी वो आदमी उसी तरह से खड़ा था और ना ही उसके कटे हुए अंगों से जरा भी खून बह रहा था। वो आदमी और उसका कटा हुआ सिर दोनों ही मेरी तरफ आ रहे थे। इतने में ही पता नहीं कैसे मेरे भैया और मनोज भैया वहां पर पहुंच गए, जिनके आते ही वो शैतान हवा में धुआं हो गया। फिर मैं भैया के साथ घर आया। तब भैया ने बताया कि दरअसल वो आदमी कुछ महीनों पहले पेड़ काटकर लकड़ी बेचने का
काम किया करता था, मगर एक दिन एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।